नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह चैप्टर 15 भारत विविधता में एकता का पार्ट 1 है, जो आपके ऑल वनडे एग्ज़ाम टेट से टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया। भारत देश को इंडिया नाम किसने दिया। आपके ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी है यूनानियों ने, सी है फ्रांसीसियों ने और डी है ईरानियों ने। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है कि भारत देश को इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन होता है बी। आइए थोड़ा सा, आपने जैसा पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके कुल 5 नाम आते हैं। पहला नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त। तो आपने पता होगा कि प्राचीन काल में सबसे पहले आर्य आए थे भारत में, और जिसके कारण आर्यों के कारण इसका नाम हुआ आर्यावर्त। दूसरा आपको पता है कि राजा भरत के नाम पे इसका नाम पड़ा भारत। भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ता है। तीसरा नाम आता है हिंदुस्तान। तो ईरानी, जो हमारे यहाँ ईरानी आए थे, वह सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और इसी तरह से इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। और यूनानी जो थे, यूनानी यूनानी आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी को इंडस वैली, सिंधु नदी को इंडस वैली, और उसी इंडस वैली से इसका नाम इंडिया पड़ा। तो यहाँ पे इंडिया का नाम ही पूछा है, तो यूनानियों ने कहा था। और अगला एक नाम आता है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, तो जम्मू द्वीप का नाम आता है जामुनों का वृक्ष, जामुनों के वृक्ष का द्वीप। तो आपने पता होना चाहिए कि जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम भारत ही पता चलता है, परंतु बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम जम्मू द्वीप आता है, मतलब जामुनों के वृक्ष का द्वीप। तो ये इसके 5 नाम रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है। आपके ऑप्शन है 1933 किलोमीटर, बी है 2933 किलोमीटर, सी है आपका 3124 किलोमीटर, और डी है 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी, 3214 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी राज्य है आपका तमिलनाडु, जिसका कि सबसे दक्षिणी छोर आता है कन्याकुमारी। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की पूरी लंबाई आती है 3214 किलोमीटर, तथा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की कुल लंबाई आती है 2933 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर आता है। हालांकि यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। तो आपके ऑप्शन है 5वां, बी है 6वां, सी है 7वां, डी है 8वां। तो जैसा कि आपको पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर का देश आता है। तो आइए क्रम से देखते हैं कि पहला और दूसरा और अन्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आता है आपका रूस, देश आता है रूस। दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चौथा आपका आता है चीन। पांचवा आपका आता है ब्राजील। छठा आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां आपका आता है भारत। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है, और बाकी के अन्य देशों के भी क्रम आप देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है विषुवत रेखा, डी है मुख्य यामोत्तर। तो जैसा आपने पता है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो हमारा ग्रीनविच टाइम है, जीएमटी है, जीएमटी जिसको जो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है उसे हम लोग मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती है। तो यहाँ पे पूछा है निम्न में से किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती हैं। पहला आपका दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है दोनों में और चौथा है किसी में नहीं। तो यहाँ पे आपका सही होगा दोनों में। तो आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में। जैसा कि आपने पता है वर्तमान समय में भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपने पता होना चाहिए दमन दीव एवं दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और जिससे कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आपने पता होना चाहिए कि 28 जो हैं पूर्ण राज्य हैं और यहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती हैं, लेकिन जो केंद्र शासित राज्य होता है वहाँ पर केंद्रीय सरकारें कार्य करती हैं। लेकिन इनके 2 अपवाद राज्य आते हैं, एक आपके दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। यहाँ पर लोगों के द्वारा, ये दोनों केंद्र शासित राज्य तो हैं फिर भी यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारें कार्य करती हैं। बाकी के अन्य जो 6 केंद्र शासित राज्य बचते हैं वहाँ पर केंद्रीय सरकारें कार्य करती हैं और पूर्ण राज्यों में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गोवा के पड़ोसी राज्य हैं। आपने पता होना चाहिए कि जब आप सी-टेट के एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे मैपिंग से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर एक एग्जाम में, आपके हर एक एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से मैपिंग के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको मैप के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आपका मैपिंग से क्वेश्चन है कि गोवा के पड़ोसी राज्य हैं। पहला है महाराष्ट्र कर्नाटका, दूसरा है केरल कर्नाटका, तीसरा है आपका महाराष्ट्र गुजरात और चौथा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो आपने पता होना चाहिए कि यह तटवर्ती सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा और इसके उत्तर में जो आता है यहाँ पे महाराष्ट्र है और इसके दक्षिण में आपका कर्नाटका है। तो गोवा जो है, गोवा के पड़ोसी राज्य होंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका और इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है। असम में कौन सा राज्य घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नागालैंड, बी है आपका मिजोरम, सी है आपका अरुणाचल प्रदेश और डी है आपका कोई नहीं। डी है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि आप देखते हैं मैप को तो मैप में आप देखेंगे तो मणिपुर, त्रिपुरा और असम राज्य से आपका मिजोरम राज्य घिरा हुआ है। मिजोरम राज्य घिरा हुआ है। आप पुनः मैंने कहा कि मैपिंग से सी-टेट में जैसे से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मणिपुर, त्रिपुरा और असम से मिजोरम राज्य घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। किस राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटका, सी है तमिलनाडु, डी है गुजरात। तो यहाँ पे सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य आता है गुजरात। सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य आता है गुजरात। परंतु यहाँ पे 28+8 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक तटीय सीमा वाला पहला राज्य आता है आपका अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, तीसरे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। हालांकि यहाँ पे अंडमान और निकोबार नहीं दिया है तो दूसरे नंबर पे आपका राज्य गुजरात। यदि गुजरात भी नहीं देता तो हम आंध्र प्रदेश को सही करते हैं, यदि आंध्र प्रदेश भी नहीं देता तब जाके हम तमिलनाडु को सही करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन जिसकी हाइट है 8611 मीटर, यह पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। यह पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। तो पहला है आपका बृहद हिमालय,
दूसरा है हिमाचल हिमालय, तीसरा है काराकोरम दर्रा और चौथा है लद्दाख। तो आपने पता होना चाहिए कि हिमालय जो है 4 पार्टों में बटा है। पहला जो है ट्रांस, दूसरा है बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, तीसरा है लघु या शिवालिक श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है काराकोरम जो कि पीओके में स्थित है, और इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपका गाडविन आस्टीन। इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है गाडविन आस्टीन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ आपने पता होना चाहिए कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तथा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गार्डन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन होगा सी काराकोरम। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है, प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है। तो पहला है हिमाद्री, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक श्रेणी और चौथा है जास्कर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कि प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल जो आपके स्थित हैं लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका नैनीताल, देहरादून, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर, ये सभी के सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पुनः मैंने बताया कि हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय और इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है आपका जास्कर लद्दाख, ये सब इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद ट्रांस हिमालय के उत्तर में आपका महान हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये महान हिमालय हो जाता है। उसके बाद महान हिमालय के दक्षिण में आपका स्थित है लघु या मध्य हिमालय, जिसमें कि भारत के सभी पर्वतीय नगर स्थित है। सभी हिमालय में आने वाले पर्वतीय नगर लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत स्थित है, जिसमें कि मैंने बताया आपका रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर, ये सभी के सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और चौथा सबसे नवीन पर्वत है जो है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे दक्षिण में स्थित है और यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वत है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि पहाड़ी पर्यटक स्थल किस श्रेणी में स्थित है, तो आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का ठंड मरुस्थल है, पहला सिक्किम, दूसरा भूटान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा लद्दाख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका लद्दाख डी। तो आइए ठंड मरुस्थल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नमी का अभाव होता है, उसे मरुस्थल कहते हैं। और मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका ग्रीष्म मरुस्थल जहाँ पे या शुष्क मरुस्थल होता है और दूसरा ठंडा मरुस्थल होता है। भारत में ग्रीष्म मरुस्थल की बात करें तो थार का रेगिस्तान और ठंड मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख, इसे भारत में शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया यहाँ पर मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कई वर्षों से नमी की कमी होती है और जिसके कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें हम मरुस्थल कहते हैं। और टेम्परेचर के आधार पर मरुस्थल को 2 पार्टों में बांटा गया है, ग्रीष्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। ग्रीष्म मरुस्थल के अंतर्गत थार और ठंड मरुस्थल के अंतर्गत लद्दाख आता है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो पहला है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है वक्राकार। तो आपने पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। तो आइए यहाँ पे जानते हैं कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। तो वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। आप यदि भारत के साउथर्न दक्षिण वाले पार्ट को देखोगे तो किसी इसी प्रकार से इलाका है। आप इसके पश्चिम में अरब सागर है, मतलब इसके बाएं साइड अरब सागर, दाहिने साइड आपका बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। तो मैंने बताया प्रायद्वीप किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और आप भारत के प्रायद्वीपीय पठार के आकार को देखोगे तो आपको त्रिभुजाकार नजर आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपका पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है विंध्याचल और चौथा है हिमालय। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है जो वर्तमान समय में एक भ्रंश पर्वत की तरह रह गया है।
सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। यदि पूछ दे कि ब्लॉक पर्वत कौन सा है तो सतपुड़ा की दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और आपने पता है यह दो भ्रंश घाटियां कौन सी हैं, तो ऊपर नर्मदा की भ्रंश घाटी और नीचे तापी की भ्रंश घाटी। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं और सतपुड़ा भारत में एक ब्लॉक पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और हिमालय की बात करें तो विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, हिमालय है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जैसा आपने पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि भारत पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया कि ये भारत है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में आपका अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत आता है कि पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से नहीं अरब सागर से घिरा हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट असत्य आता है। अगला है कि भारत का मानक समय 82.5, सॉरी यहाँ पे 82.5 होना चाहिए, 82.5 पूर्वी देशांतर से है। तो यहाँ पे ये भी कथन आपका सत्य आता है। और उसके बाद आपका अगला आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो असत्य कथन है कौन सा है कि भारत पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा, नहीं, यह क्या है कि पश्चिम में अरब सागर है और यही वाला कथन असत्य है। और यहाँ पे आप 82.5 बना सकते हैं, क्वेश्चन टाइप में मिस्टेक हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो जैसा आपने पता है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं कौन, तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, उसके बाद आपका आता है राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपका पहला है पाक जल संधि। पाक जल संधि आपको जिसे हम पाक जल डमरू कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, तो वह सकरा जल मार्ग जो 2 सागरों या महासागरों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पाक जल संधि कहे या पाक जल डमरू कहे, यह किनके किनके बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। तो बिल्कुल सही है। अगला आपका है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, नहीं, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत आता है। उसके बाद ये कह रहा है कि भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो जैसा आपने पता है कि भारत के असली सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, न कि कुल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत की कुल सीमा की लंबाई आती है 22,716.5 किलोमीटर, 22,716.5 किलोमीटर। और अगला कहता है सबसे ज़्यादा सीमा अफगानिस्तान से लगता है। तो यहाँ पे आपने पता है कि भारत जो अपना सबसे अधिक सीमा अपने पड़ोसी देश से बनाती है वो है बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा जो बनाती है अफगानिस्तान से बनाती है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होता है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है, जैसा कि मैंने आपको विद डिटेल में समझाया। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है तापी और चौथा है कावेरी।
तो आपने पता है कि गंगा यमुना तथा कावेरी, गंगा यमुना तथा कावेरी नदियां यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं, मतलब यह बहती हैं आपकी पूर्व की तरफ और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं। तथा तापी जो नदियां हैं, तापी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में एस्चुअरी बनाते हुए गिरती है, अरब सागर में एस्चुअरी बनाते हुए गिरती है। तो यहाँ पे पूछा है कि पश्चिम की तरफ बहती है तो वह नदी कौन सी होगी? तापी। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, तापी। आपका अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? पहला है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है लाल सागर। तो आपने पता है भारत के पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। और भारत के पश्चिम में जो है वह है अरब सागर, और अरब सागर में लक्षद्वीप तथा मालदीव जैसे देश और लक्षद्वीप जैसी केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, और हिंद महासागर में स्थित है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पहला है हिमालय क्षेत्र में, दूसरा मैदानी क्षेत्र में, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारों में, और चौथा है द्वीप समूहों में। तो यहाँ पे सबसे अधिक खनिज जो पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठारों में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होता है सी। हिमालय क्षेत्रों की विशेषता यह है कि भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो भारतीय मैदानी उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करी वह हिमालय से निकलने वाली नदियों ने किया है। और मैदानी क्षेत्र में आपकी अच्छी उपज होती है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। पठारी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। और द्वीप समूहों में किसी पार्टिकुलर खनिज या किसी मैदान की बहुलता नहीं होती है। यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो सी वाला ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार में। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला है कि भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री से तथा पूर्वी घाट को पूर्वाद्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये भी सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और अगला है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। सिंधु को छोड़कर जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे लिखा है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो बिल्कुल सत्य है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका अगला अध्याय 15 भारत विविधता में एकता पार्ट 2 48 घंटों पर अंदर आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी भी आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।